नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम हिंदी और संस्कृत वर्णमाला के उस राज से पर्दा उठाएंगे जो इसे दुनिया की सबसे साइंटिफिक स्क्रिप्ट्स में से एक बनाता है। क्या कभी सोचा है कि हमारी वर्णमाला इंसानी मुंह की बनावट को कितनी सटीकता से मैप करती है? चलिए, बिना देरी किए सीधा इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल यही है, क्या किसी वर्णमाला के लिए हमारे मुंह के हर एक हिस्से को पूरी तरह से मैप करना वाकई मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। और यही बात देवनागरी लिपि को सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक प्रॉपर साइंटिफिक जर्नी बना देती है। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ध्वनि के विज्ञान से, फिर 5 वर्गों की मैपिंग समझेंगे, सांस के खेल यानी एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड ध्वनियों को देखेंगे, लिखने से मेमोरी कैसे बनती है ये जानेंगे, और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल उच्चारण की रणनीतियों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, ध्वनि का विज्ञान और व्यंजन की संरचना। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इन प्राचीन भाषाओं में एक व्यंजन या कॉन्सोनेंट असल में काम कैसे करता है। देखिए, स्वर बिना किसी रुकावट के गले से बाहर आते हैं, लेकिन व्यंजन तब बनते हैं जब जीभ, होठ, दांत या तालु एक्टिव होकर हवा के रास्ते में एक रुकावट पैदा करते हैं, जैसे दोनों होठों का मिलना या जीभ का तालु से टकराना। और हाँ, सबसे जरूरी बात, एक व्यंजन को सुनने लायक बनाने के लिए हमेशा एक स्वर का सहारा चाहिए होता है। जैसे क बोलने पर आखिर में अ की ध्वनि सुनाई देती है, राइट? आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, 5 वर्गों की मैपिंग। देखते हैं कि ये हमारे मुंह के अंदर गले से लेकर होठों तक का सफर कैसे तय करते हैं। हमारी वर्णमाला में 5 मुख्य वर्ग हैं जिन्हें उच्चारण की जगह के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अरेंज किया गया है। गले से शुरू होकर नरम तालु, फिर मुंह की छत यानी मूर्धा, उसके बाद दांत और बिल्कुल आखिर में हमारे होंठ, एकदम सिस्टमैटिक। इस चार्ट को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इन 35 व्यंजनों को 5-5 की पंक्तियों में किस तरह बांटा गया है। मतलब ये कोई रैंडम व्यवस्था नहीं है, ये एक लॉजिकल ग्रिड है जो मुंह के हर एक हिस्से का बाकायदा इस्तेमाल करता है। तो यहाँ कैच क्या है? कैच ये है कि हर अगली पंक्ति के साथ आवाज मुंह में एक कदम आगे की तरफ बढ़ती है। क वर्ग गले से निकलता है, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दांतों से और प वर्ग होठों से। सोचिए, जैसे जैसे हम लिस्ट में नीचे जाते हैं, ध्वनि गले से निकलकर होठों की तरफ बाहर आती है ना अमेजिंग? वैसे नए सीखने वालों को अक्सर एक खास जगह पर थोड़ी मुश्किल होती है, और वो है मूर्धन्य या रेट्रोफ्लेक्स ग्रुप, जैसे ट वर्ग। इसके लिए जीभ को पीछे की ओर मोड़कर मुंह की छत को छूना होता है। ये दांतों से निकलने वाली त वर्ग की सॉफ्ट ध्वनियों से बिल्कुल अलग है। इसका सही उच्चारण करने के लिए जीभ की इस मुड़ी हुई पोजीशन को समझना बेहद जरूरी है। मुंह की बनावट तो समझ ली, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, सांस का खेल, एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड ध्वनियां। यहां सांस के फ्लो यानी एस्पिरेशन का अंतर बिल्कुल साफ है। बिना एस्पिरेशन वाला क गले में ही रुक जाता है, कोई एक्स्ट्रा हवा नहीं निकलती। लेकिन एस्पिरेटेड ख बोलते समय मुंह से सांस का एक एक्स्ट्रा झोंका बाहर आता है। क और ख जैसे जोड़ों के बीच यही बारीक फर्क सही उच्चारण की चाबी है। इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। हथेली को चेहरे के ठीक सामने रखकर देखिए। अब क बोलकर देखिए और फिर बोलिए ख। ख बोलते वक्त हथेली पर हवा के एक तेज झोंके का साफ एहसास होगा। वायु प्रवाह के संतर को महसूस करने का इससे बेहतरीन तरीका शायद ही कोई हो। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, याददाश्त बढ़ाने के लिए लिखना। आजकल फोन पर स्वाइप करने की इतनी आदत हो गई है कि हम लिखने की अहमियत भूल जाते हैं। लेकिन सच ये है कि जब किसी चीज को शारीरिक रूप से लिखा जाता है तो सीखना बहुत तेज हो जाता है। हमारी कई इंद्रियां एक साथ काम कर रही होती हैं। मसल मेमोरी बनाने के लिए डिजिटल स्क्रीन पर उंगलियां घुमाने से लाख गुना बेहतर है पेन और पेपर का इस्तेमाल करना। इन अक्षरों को गहराई से दिमाग में बैठाने के लिए हर 5 अक्षर वाले वर्ग को लाइन से बार बार लिखने का अभ्यास करना चाहिए। जब इन्हें क्रमानुसार लिखा जाता है तो हाथ की फिजिकल मूवमेंट सीधा उन विशिष्ट ध्वनियों से कनेक्ट हो जाती है। दिमाग और शरीर का ये तालमेल वाकई कमाल का काम करता है। और जब ये बेसिक फाउंडेशन मजबूत हो जाता है तो संयुक्त व्यंजन यानी कंबाइंड कॉन्सोनेंट्स बहुत आसान लगने लगते हैं।
क्ष जैसे अक्षर असल में उन्हीं आकारों और ध्वनियों का कॉम्बिनेशन है जिन्हें पहले ही मास्टर किया जा चुका है, जैसे आधा क और क्ष। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, उच्चारण की व्यवहारिक रणनीतियां। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं कुछ सॉलिड हैक्स की, जिन्हें आज से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। रोजाना व्यंजन चार्ट को पढ़ने की आदत डालना बहुत फायदेमंद है। त और थ जैसे मिलते जुलते जोड़ों का एक साथ अभ्यास करने से कंफ्यूजन दूर होता है, और मुश्किल लगने वाले प्रतीकों के लिए अपने दिमाग में कोई मजेदार विजुअल कहानी बना लेने से ये हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। और इनमें सबसे पावरफुल हैक है शीशे का इस्तेमाल। जी हाँ, प वर्ग जैसी ध्वनियों का उच्चारण करते समय शीशे में देखकर ये कंफर्म करना कि होठ और जीभ बिल्कुल सही जगह पर हैं, एक गेम चेंजर साबित होता है। ये छोटी सी ट्रिक प्रोनंसिएशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को एक दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई नई भाषा सीखी जाएगी तो स्वर यंत्र का कौन सा हिस्सा उसे आकार देगा? जैसे जैसे हमारे मुंह की वैज्ञानिक संरचना मानव भाषा के रहस्यों को खोलती है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। ज्ञान के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।